हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्जाम मास्टर। अपने प्रैक्टिस सेट पे हम लोग 50 तक पहुंच चुके थे और उससे हम आगे बढ़ेंगे। और आज मैंने इस वीडियो में 50 क्वेश्चन आज रखे हैं और जिससे कि प्रश्नों की संख्या बढ़ रही है। 30 से 40, 40 से आज 50 पे पहुंच गए हैं। ठीक है, तो हम लोग आज 50 प्रश्नों के अध्ययन करेंगे उसी अपने प्रैक्टिस सेट क्रम में आगे बढ़ते हुए। ये क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ, मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। कुएं में पानी के शुद्धिकरण के लिए मिलाया जाता है क्या? पोटेशियम परमैंगनेट, सोडियम क्लोराइड, जिंक ऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। तो क्या मिलाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट। ओके, क्या सही हो जाएगा यहाँ पर हमारा? पोटेशियम परमैंगनेट। अगला प्रश्न है, खाद्य प्रक्रमण जिसमें अनाज का स्टार्च मांड में परिवर्तित होता है। अनाज का स्टार्च पकाना, भाप देना, मॉल्ट करना या बेक करना। तो क्या इसमें होता है? खाद्य प्रक्रमण जिसमें अनाज का स्टार्च परिवर्तित होता है, जो अनाज में स्टार्च पाया जाता है। और क्या जो सीरियल्स हैं वो किसके अच्छे सोर्स हैं? स्टार्च के अच्छे सोर्स हैं। तो यहाँ पर पकाना, भाप देना, मॉल्ट करना या बेक करना। तो मॉल्टिंग जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है? अनाज का स्टार्च में परिवर्तन होता है। अगला है, काली चाय से हरी चाय बेहतर होती है क्योंकि उसमें अधिक एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, वह हल्की होती है, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है या देखने में सुंदर होती है। तो यहाँ पर हम सभी जानते हैं जो ग्रीन टी हम लोग आजकल बहुत ज़्यादा चलन में है, उसमें क्या होता है? अधिक एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जिससे कि बहुत सी बीमारियाँ होने की संभावना कम हो जाती है और एंटी कैंसर भी होती है। तो इसलिए वेट लॉस में भी इसका प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्राणिज भोज्य पदार्थों और वनस्पति भोज्य पदार्थों द्वारा प्राप्त होता है सॉरी प्राणिज भोज्य पदार्थ और वनस्पति पदार्थ के द्वारा क्या चीज प्राप्त होती है? खनिज लवण, वसा, प्रोटीन, ये सभी। तो जी हाँ, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जो मिनरल्स हैं वो किस चीज में पाए जाएंगे? समुद्रिक काई में भी पाया जाएगा, ये आपके एनिमल सोर्सेज में भी पाए जाएंगे और साथ में वेजिटेबल सोर्सेज में भी पाए जाते हैं। वसा दो तरह की होती है, एक वनस्पतिक वसा होती है और दूसरी कौन सी होती है? और दूसरी क्या जानतो वसा होती है। तो इस तरह, और प्रोटीन के दाल और सोयाबीन भी उसके अच्छे सोर्स हैं और मांस, मछली, अंडा भी उसका अच्छा सोर्स है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि इन सभी में क्या होता है? वनस्पतिक भोज्य पदार्थ के द्वारा, प्राणिज तथा वनस्पतिक दोनों भोज्य पदार्थ के द्वारा पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 ये सभी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से गाइट्रोजेनिक घटक नहीं होते। कौन से गाइट्रोजेनिक घटक नहीं होते? पालक, बंद गोभी, फूल गोभी, शलजम। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें गाइट्रोजेनिक घटक किसमें नहीं होते हैं? शलजम में नहीं होते हैं, बल्कि बंद गोभी क्या गाइट्रोजेनिक, और पालक और फूल गोभी ये सब क्या है? आपके गाउट्स का जो रोग होता है उसमें ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? मना होती हैं। तो ये सारी चीज़ों में क्या होते हैं? ये फैक्टर होते हैं, बल्कि शलजम में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपीन के कारण, एंथोजानिन के कारण, एंथोसाइनिन के कारण, कैरोटीनॉइड्स के कारण। तो जो टमाटर का लाल रंग है वो किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण होता है। टमाटर लाल होता है तो इससे आप लाइकोपीन को याद रख सकते हैं। और बहुत सारी सब्जियों, बैंगन का रंग जो है वो बैंगनी क्यों होता है? ग्रीन कलर क्लोरोफिल की वजह से होता है, एंथोजानिन की वजह से। मतलब कि चुकंदर का कलर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इससे क्या होता है? कलर आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। सिरके में क्या होता है? सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो सिरके में कौन सा होता है? तो सिरके में हमारा कौन सा एसिड पाया जाता है? तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ऑप्शन नंबर 4 जो है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है? सिरके में पाया जाता है। आप इसको याद कर लीजिए, किचन में प्रयोग करने वाला एसिड सिरका, किचन में प्रयोग करने वाला एसिड सिरका। तो जब एसिड याद रहेगा तो एसिटिक एसिड और सिट्रिक एसिड में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सिट्रस फ्रूट्स होते हैं ना, फ्रूट्स होते हैं सिट्रस, जिसमें जूसदार, जिसमें सिट्रिक वो विटामिन सी तो पाया ही जाता है। तो विटामिन सी ये किस में पाया जाएगा? ये आपके नींबू में पाया जाएगा, ठीक है। और आपके ये लैक्टिक एसिड ये किस में? ये मिल्क में पाया जाएगा, ठीक। तो इस तरह से ये जो है ये आपके लेमन में पाया जाएगा। तो एसिटिक एसिड जो है, तो किचन का एसिड क्या है?
एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड की बात करूं तो हम सिरका से आप याद रखेंगे, तो इस तरह से आप भूलेंगे नहीं। अनाज और दाल के अंकुरण के बारे में क्या सही नहीं है? विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा होना। जब हम अंकुरित करने की बात यहाँ पर कर रहे हैं, जब अंकुरण होता है तो विटामिन सी की मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है। विटामिन बी की मात्रा ज़्यादा होना। फिर उसके बाद पोषण विरोधक अंश का ज़्यादा होना, पकाने में कम समय लगना। ठीक है। तो जब भी हम किसी चीज़ का अंकुरण कर लेते हैं तो उसमें विटामिन सी की भी मात्रा बढ़ जाएगी, विटामिन बी की भी मात्रा बढ़ जाएगी, पकाने में भी कम समय लगेगा क्योंकि वो गली हुई रहेगी। पोषण विरोधक अंश का ज़्यादा होना, ये क्या है? ये नहीं होगा। तो ये जो है ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? क्या सही नहीं है पूछ रहा है, सही है नहीं पूछ रहा है, सही नहीं है। और इस चीज़ को हमें बहुत ध्यान रखना है, सही नहीं और सही, तो निगेटिव चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। गेहूं में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला एमिनो एसिड होता है। कौन सा एमिनो एसिड है जो गेहूं में सबसे कम पाया जाता है? मिथियोनिन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन और ल्यूसिन। तो जो ये लाइसिन है वो गेहूं में सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, अनाज की पिसाई से चमकाने और परिष्करण करने से मुख्यतः जो विटामिन नष्ट होता है वह कौन सा है? तो वहाँ अनाज को चमकाने और घिसने से विटामिन ए, बी, सी, डी, तो हम सभी जानते हैं किसका लॉस होता है? विटामिन बी का लॉस होता है। अगला प्रश्न है, एफ्टाटॉक्सिन पाया जाता है, अल्फा टॉक्सिन पाया जाता है किसमें? मूंगफली में, सेब में, दूध में, पनीर में। तो अल्फा टॉक्सिन किस में पाया जाता है? मूंगफली में पाया जाता है। मूंगफली में पाया जाता, ज़्यादा मात्रा में मूंगफली खाने से क्या होता है? जो थायराइड है तो आपकी वो थायराइड ग्लैंड पर भी आपको मतलब थायराइड लेवल क्या होता है? वो बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा मूंगफली खाते हैं तब भी। तो उसका मतलब कि अल्फा टॉक्सिन, कोई टॉक्सिन पदार्थ उसमें पाया जाता है। तो अल्फा टॉक्सिन किस में पाया जाता है? मूंगफली में। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, आमतौर पर सामान्य वायुमंडलीय स्थितियों में से मछली और दूध उत्पादों का भंडारण कितना रखा जा सकता है? मांस मछली और दूध उत्पादों का भंडारण कितना रखा जा सकता है? 1 से 2 दिन तक, 1 से 2 सप्ताह तक, 3 से 4 सप्ताह तक, या फिर 12 माह तक। तो यहाँ पर मछली और मांस का और दूध उत्पादों का भंडारण कितने दिन तक ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सकता है जिससे कि वो फ्रेश रहे? तो वो क्या? 1 से 2 दिन तक, बहुत ज़्यादा दिनों तक उनको रखा नहीं जाता। सामान्य वायुमंडलीय स्थिति में पूछ रहा है, उसमें नहीं पूछ रहा है आपसे कि जो आपके कोल्ड स्टोरेज होते हैं उसमें नहीं पूछ रहा है। आमतौर पर सामान्य वायुमंडलीय स्थिति में कितने दिन तक हम इसको रख सकते हैं? तो 1 से ज़्यादा 1 से 2 दिन तक। उसके बाद क्या होता है? इसमें स्पॉइलिंग होने लगती है। मानव दूध में बाइफाइट्स कारक क्या करता है? ई कोली का विकास को रोकता है, लैक्टोबैसिली के विकास को रोकता है। तीसरा है, ई कोली तथा लैक्टोबैसिली दोनों के विकास को रोकता है, और ई कोली तथा लैक्टोबैसिली दोनों के विकास को क्या करता है? प्रोत्साहित करता है। तो यहाँ पर मानव दूध में जो बाइफाइट्स हैं वो क्या करते हैं? ई कोली तथा लैक्टोबैसिली दोनों के विकास को रोकने का कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या हो जाता है? करेक्ट आंसर हो जाता है। को गरीब आदमी का दूध कहा जाता है, ये भी आपके टीजीटी 2016 या 14 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है। गरीब आदमी का दूध किसको कहा जाता है? रागी को, गेहूं को, कैल्शियम का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है ये। जो इसमें से करेक्ट था वो मैं बता दूं, सॉरी, हाँ, गरीब आदमी का दूध किसको कहा जाता है? रागी को कहा जाता है, क्योंकि रागी क्या है? कैल्शियम का रिच सोर्स होता है। ठीक है। तो गरीब आदमी का दूध किसको कहेंगे? रागी को कहेंगे। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूध का खमीरी उत्पाद क्या है? घी है, पनीर है, बटर है, खोआ है। तो दूध का जो खमीरी उत्पाद क्या है? वो क्या है? पनीर है। ठीक है। फर्मेंट करके इसको बनाया जाता है। जब दूध में यह डाला जाता है तो कैल्शियम से समृद्ध पनीर प्राप्त होता है। क्या चीज़ दूध में डालते हैं तो कैल्शियम से समृद्ध पनीर प्राप्त होता है। फटने को तो फट जाता है, लेकिन ये कह रहा है कैल्शियम से समृद्ध पनीर कैसे प्राप्त होता है? तो एस्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, रेनिन,
और आपका लाइपेज। तो दूध में जब सिट्रिक एसिड डाला जाता है तो क्या होता है, कैल्शियम से समृद्ध पनीर प्राप्त होता है। सिट्रिक एसिड मतलब यहाँ पे क्या हो गया, लेमन जूस। ठीक है, अगला प्रश्न है एर्गोनॉमिक्स मजदूर कार्यक्षमता शास्त्र शब्द को ग्रीक शब्द एर्गोन और नोमोस से बनाया गया है, जिसका मतलब क्या है। एर्गोनॉमिक्स की बात कर रहा है मजदूर कार्यक्षमता शास्त्र। ठीक है, नैसर्गिक नियम के साथ काम करना। एर्गोनॉमिक्स जो है वो किसके फेवर में काम करता है, जो वर्कर्स हैं उनके लिए ये काम करता है कि कैसे उनकी इफ़िशियंसी को बढ़ाया जाए। ठीक है, एर्गोनॉमिक्स वही है आपका। एर्गोनॉमिक्स में मैंने वीडियो भी अपलोड किया, अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं। नैसर्गिक नियम के साथ काम, खड़े रहते काम, काम के साथ खड़े, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एर्गोनॉमिक्स जो है उसमें एर्गॉन और नॉमस से दो शब्द से मिलकर के बनाया गया, जिसका कि मतलब क्या है, नैसर्गिक नियम के साथ कार्य करना। ठीक है, नैसर्गिक नियम के साथ कार्य करना, किसी प्रकार का कोई शोषण ना हो, आप ढंग से काम करें जिससे कि आप वर्क प्लेस पे कंफर्टेबल महसूस कर सकें। तेलीय मछलियों के घटक के नाम बताइए जो कि बच्चों के मस्तिष्क के विकास में मदद करती हैं। कौन सी मछलियां हैं, वो उसमें जो कि कौन से ओमेगा एसिड्स पाए जाते हैं जो कि बच्चों के क्या मानसिक विकास में मदद करते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 4 फैटी एसिड, ओमेगा 5 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका जो है वो कौन सा, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या होता है, मछलियों बच्चों के बुद्धि का विकास करता है। अगला है नियम के अनुसार एक व्यक्ति को इनमें मूत्र विसर्जन के लिए पर्याप्त पानी पीना चाहिए। कितना पानी पीना चाहिए प्रतिदिन, हमको ये पूछ रहा है। तो 2200 से 2500 मिलीलीटर, 800 से 1000 मिलीलीटर मूत्र प्रतिदिन, और 1200 से 1500 मिलीलीटर मूत्र प्रतिदिन, और 4000 से 5500 मिलीलीटर मूत्र प्रतिदिन। तो मतलब ये कह रहा है कि कितना पानी हम पिएंगे जिससे कि मूत्र विसर्जन हो। ठीक है, बॉडी से यूरिन डिस्चार्ज हो कितना होना चाहिए। तो पहली बात तो 4 लीटर हम लोग पानी ही पीते हैं। तो अगर आप ये देखेंगे तो कितना मूत्र विसर्जन के लिए पर्याप्त पानी पीना चाहिए, तो पर्याप्त पानी कितना, 4 लीटर प्रतिदिन होता है हमारा। और ये पूछ रहा है कि कितना प्रतिदिन में कितना मिलीलीटर मूत्र प्रतिदिन में विसर्जित होगा। तो वो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 800 से 1000 मिलीलीटर मूत्र प्रतिदिन। ठीक, अगला प्रश्न है उस प्रोटीन का नाम बताइए जो सर्दी और फ्लू से लड़ने में मदद करती है, क्योंकि इसमें बीटा ग्लूकेन्स और इम्यूनोग्लोबिन शामिल होते हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली का और शरीर के प्राकृतिक निर्विषीकरण प्रक्रिया में सहयोग करते हैं। तो वो कौन सी प्रोटीन है, तो ये वे प्रोटीन मतलब जौ वाली पूछ रहा है। फिर उसके बाद केसिन दूध वाली हो गई, एल्ब्यूमिन अंडे में, और ग्लोबुलिन। ठीक है, तो कौन सी ऐसी है कि जो सर्दी और फ्लू से लड़ने में मदद करती है, क्योंकि इसमें बीटा ग्लूकेन्स और इम्यूनोग्लोबिन शामिल होते हैं। तो ये क्या हो गए, ग्लोबुलिन जो आपकी प्रोटीन है, ये क्या, इसमें प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में सहायता प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी इकाई के गंदलेपन को मापने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता। कौन सी इकाई को गंदलेपन को मापने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है NTU, JTU, FTU, ATU। तो यहाँ पे जो ATU है इसको मापने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर 4 क्या है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सब्जियों के रेशे छूने में कैसे होते हैं, ठंडे होते हैं, निर्जीव होते हैं, चमकदार होते हैं, गर्म होते हैं। करेक्ट आंसर इज ठंडे। सब्जियों के रेशे छूने में कैसे होते हैं, ठंडे होते हैं। अगला प्रश्न है आहार नियोजन महत्वपूर्ण है। आहार की पोषणात्मक पर्याप्तता के लिए, बजट नियोजन के लिए, समय के उपयोग के लिए, ऊर्जा बचाने के लिए। तो आहार नियोजन महत्वपूर्ण है, मतलब कि आपका जो मील प्लानिंग है वो क्यों महत्वपूर्ण है, आहार की पोषणात्मकता पर्याप्तता के लिए, कि हमारे शरीर के अकॉर्डिंग क्या हो, हमें आहार की प्राप्ति हो जाए।
सब्सिडाइज्ड प्रोसेसिंग इन खान पान प्रबंधों में की जाती है जिसपे सब्सिडी होती है, ठीक है। फास्ट फूड यूनिट में, एयर कैटरिंग में, औद्योगिक कैफेटेरिया में या रेस्टोरेंट में। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एयर कैटरिंग जो होती है इसमें सब्सिडाइजिंग प्रोसेसिंग इस प्रकार के खान पान प्रबंधों में की जाती है। अगला प्रश्न है IDDM के मरीज को आहार में कार्बोज को पूरी तरह से नहीं रोकना चाहिए, ठीक, क्योंकि यह कब्ज का कारण है या केटोसिस का कारण है, संतुष्टि का अनुभव नहीं होता और पूरी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। तो IDDM के मरीज को कार्बोज पूरी तरह से, डायबिटिक मेलाइटस के बारे में बात हो रही है, ठीक है, कि पूरी तरह से नहीं रोकना चाहिए कि बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट को ऐसा नहीं है, जो आपका कार्बोहाइड्रेट है CHO उसको ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से रोक देना चाहिए। क्यों ऐसा? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट क्या है, एनर्जी का सोर्स होता है। तो किसी ना किसी तरह से कार्बोहाइड्रेट, अगर हम रोटी भी ले रहे हैं तब भी तो हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, चावल अवॉइड कर रहे हैं लेकिन रोटी ले रहे हैं तो अच्छी मात्रा में उतना चावल की तरह नहीं लेकिन फिर भी कार्बोहाइड्रेट तो हम ले ही रहे हैं। तो अगर हम बिल्कुल पूरी तरह से रोक देंगे तो क्या होगा, बॉडी बिल्कुल निष्क्रिय सी हो जाएगी, वीकनेस लगेगी, इसीलिए क्या पूरी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। गर्भावस्था में कितनी औसत अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है? 150, 300, 600 और 1000। तो यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाता है, 300 कैलोरी की अतिरिक्त आवश्यकता होती है। नए के फिर उसके खाने से कब्ज नहीं होता। जंक फूड्स जैसे हम लोग पिज़्ज़ा है, बर्गर है और चाउमीन है, ये सारी चीज़ें, डब्बा बंद चीज़ें, तले खाद्य पदार्थ, रेशे और परिष्कृत अनाज, मतलब क्या आप खाएंगे तो आपको वो कब्ज नहीं होगा। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है रफेज अगर हम खाते हैं तो हमें क्या होता है, कब्ज नहीं होता। और रफेज खाने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ क्या है, अगर हम सैलेड अपने खाने में प्रयोग करते हैं और रेशेदार सब्जियां खाते हैं, साग सब्जियां खाते हैं और फ्रूट्स भी ले रहे हैं तो उस समय उससे क्या होगा, हमें रफेज की प्राप्ति होगी और उससे कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। अगला प्रश्न है गर्भावस्था के दौरान गर्भवती स्त्री के लिए आवश्यक है केक व चॉकलेट, नूडल्स व पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक्स एवं आइसक्रीम, दूध व प्रोटीन युक्त भरपूर भोजन। तो गर्भावस्था के दौरान गर्भवती स्त्री के लिए क्या आवश्यक है, दूध एवं प्रोटीन युक्त भोजन, क्योंकि प्रोटीन युक्त भोजन वो करेगी तो उसके शरीर में जो बच्चा पल रहा है उसकी शारीरिक विकास क्या होगा, अच्छे से होगा और स्त्री भी क्या होगी, स्वस्थ होगी और बहुत सारी बीमारियों से दूर होगी। गर्भवती महिला की संतुलित कैलोरी है +300 किलो कैलोरी, +500 किलो कैलोरी, +1000 किलो कैलोरी, 1200 किलो कैलोरी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर, अभी यहाँ इसी तरह का प्रश्न एक था तो वहाँ पे संतुलित कैलोरी कितनी, 300 किलो कैलोरी वहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक गर्भवती स्त्री को अतिरिक्त लोहे की आवश्यकता होती है कितना? ये पूछ रहा है अतिरिक्त लोहे की आवश्यकता होती है 10 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम, 15 मिलीग्राम। ये RDA 2010 का दिया हुआ है तो इसलिए 20 मिलीग्राम है और ये जो नए RDA के अनुसार वहाँ पे क्या है 40 मिलीग्राम है, ठीक है। अतिरिक्त लोहे की कितनी आवश्यकता होती है, 40 मिलीग्राम। एक गर्भवती स्त्री का कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है तो इसको आप देख लें जरा कि एक गर्भवती स्त्री को अतिरिक्त कैलोरी की कितनी आवश्यकता होती है। तो अगला वो यहाँ पर है 100 कैलोरी, 300 कैलोरी, 200 कैलोरी, 400 कैलोरी। तो करेक्ट आंसर 300 कैलोरी। रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर एन्कोलॉजी किस रोग का निदान एवं उपचार है, तपेदिक का, वृक्क रोग का, कैंसर का या एड्स का? तो एन्कोलॉजी जो है वो किस रोग का मतलब कि निदान के लिए उपचार किया जाता है, तो ऑन्कोलॉजी जो है वो क्या है, कैंसर से निदान एवं उपचार के लिए है। अगला प्रश्न है गर्भवती महिला की संस्तुति कैलोरी है, ये रिपीटेड क्यों बार बार, सॉरी, हाँ, टाइप 2 डायबिटीज़ की बात कर रहा है। टाइप 2 डायबिटीज़ कौन सी होती है, इंसुलिन आधारित डायबिटीज़ मेलेटस, गैर इंसुलिन आधारित डायबिटीज़ मेलेटस, कुपोषण संबंधी डायबिटीज़ मेलेटस या गर्भावस्था की डायबिटीज़ मेलेटस, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गैर इंसुलिन आधारित डायबिटीज़ मेलेटस। मतलब इसमें इंसुलिन इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, जैसे दवाइयाँ वगैरह आप लेते हैं, ऐसा नहीं कि आपको इंसुलिन का अलग से इंजेक्शन लेना पड़ेगा, तो वो क्या है, टाइप 2 डायबिटीज़ होती है।
अगला प्रश्न है, इंसुलिन का श्रावण होता है यकृत द्वारा, अग्नाशय द्वारा, जठर के द्वारा, जिह्वा द्वारा। तो ये कहाँ इसका श्रावण होता है? अग्नाशय के द्वारा होता है, ठीक है। और बीटा सेल्स से में इनका निर्माण होता है। रोगी के लिए आहार आयोजन करते समय निम्न में से किस बात का ध्यान दिया जाता है? आहार की प्रकृति, रोगी के भोजन संबंधी आदतें, रोग का कारण जानना या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। जब रोगी के लिए आहार आयोजन करते समय कौन सी बातों, आहार की प्रकृति मतलब आहार किस प्रकार का है, लिक्विड है आपका कि आपका सॉलिड फूड है। रोगी की भोजन संबंधी आदतें, क्योंकि आदत से भी डिपेंड करता है कि क्या खाता है वो, क्या नहीं खाता है, किस तरह से खाता है। रोग का कारण जानना मतलब किस रोग के लिए उसको दिया जा रहा है, उससे उपरोक्त सभी। तो ये सारी चीज़ें रोगों, जब हम डायबिटिक डाइट जो आपका थेरापेटिक डाइट जो है वो उसको प्लान करते हैं, तो इन सारी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं। NFHS4 के डाटा के अनुसार 5 वर्ष से कम उम्र के प्रतिशत बच्चों में रक्ताल्पता है। मतलब कितनी रक्ताल्पता है, ये डेटा अलग अलग टाइम में चेंज होता रहता है। नया आप देख सकते हैं, नया भी देख लें। और इसमें 53.1%, 58.4%, 35.7%, 10.0%। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या है? 58.4%। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगला है, रोगियों को प्रोटीन युक्त आहार देने से मना किया जाता है। कौन सा रोगी है जिसको प्रोटीन युक्त आहार देने से मना किया जाता है? गुर्दे की बीमारी, अल्सर, मधुमेह या कब्ज। तो जिनको गुर्दे की बीमारी होती है उनको क्या प्रोटीन युक्त आहार देने के लिए मना किया जाता है। गुर्दा मतलब आपका जो ये किडनीज हैं, किडनी का रोग जिसको होता है उसमें प्रोटीन युक्त आहार देने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि क्या आपके यूरिन के थ्रू प्रोटीन निकलता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, HACCP एक क्या है? हैकअप के बारे में पूछ रहा है। खाद्य सुरक्षा तंत्र, कृषि विपणन, उपभोक्ता कानून है, इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं हैकअप क्या है? खाद्य सुरक्षा तंत्र है। ऑप्शन नंबर A आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक। ये है, दूध का पाश्चरीकरण किया जाता है सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने तथा दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए, क्रीम निकालने के लिए, खमीर खत्म करने के लिए या विटामिन को बढ़ाने के लिए। तो जो पाश्चराइजेशन की प्रक्रिया होती है वो क्या करने के लिए? सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने के लिए तथा दूध को लंबे समय तक सुरक्षित करने के लिए की जाती है। अगला प्रश्न है, स्ट्रॉबेरी या चेरी जैम को जमाने के लिए उसमें मिलाया जाता है। क्या चीज़ मिलाई जाती है? नमक, नींबू का रस, गंधक अम्ल या आलू। तो उसमें क्या हम लोग मिलाएंगे? नींबू का रस मिलाएंगे। अंडा तथा दूध सुरक्षित रहता है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर तरह के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। 0 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रुक जाती है और 35 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट और 0 से 97 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 35 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर अंडा तथा दूध सुरक्षित रहते हैं। डिग्री फ़ारेनहाइट पर अंडा तथा दूध सुरक्षित रहते हैं। तो इस तरह से आज का हमारा जो ये आपका प्रैक्टिस सेट है ये आपका ख़त्म होता है। अगर पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। हाँ, मैं कहना चाहूँगी आप लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि वैकेंसीज़ आने वाली हैं। आप लोग खुद देख रहे हैं कि TGT, PGT या फिर LT ग्रेड है, आपका GIC प्रवक्ता है, कोई भी मतलब है, बहुत सारी वैकेंसीज़ आने वाली हैं। तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं एग्जामिनेशन हॉल में आपको क्वेश्चन करने में उतना ही कम समय लगता है। ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। ओके, कीप लर्निंग, बाय।